आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रमुख कथनों पर आधारित पाठचर्या को करने वाले हैं और सारे ही प्रश्न अनमोल प्रश्न हैं और यह एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह अध्ययन सीरीज आपको लाभान्वित करेगी। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में प्रमुख कथनों को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं हम लोग पाठचर्या को और आप लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला कथन। पहला कथन क्या है? श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में क्या चुना आपने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। दूसरा कथन आपकी स्क्रीन पर कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार रिपीट प्रश्न हुआ है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन आपने किसका बताया? राम कुमार वर्मा जी का। राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरापा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में कबीर में ही सुनाई पड़ता है। यह कथन इस विद्वान का। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरापा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चल करके किसमें दिखाई देता है? कबीर में सुनाई पड़ता है। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? डॉक्टर बच्चन सिंह सोच लिया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को। राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि पंडित होते हुए भी वह पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। सरापा के संदर्भ में यह किस विद्वान का कथन है? पंडित होते हुए भी वह पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया था। सरापा के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? तो डॉक्टर बच्चन सिंह उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, डॉक्टर बच्चन सिंह। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन साथियों, अगले कथन को देखें इससे पूर्व एक सूचना। जिस पुस्तक से इस पीपीटी प्रोग्राम को आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से संपर्क कर सकते हैं, अपना ऑर्डर कर सकते हैं, अथवा आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको कोड PDF 99
और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा HINDI हिंदी 2024। PDF 99 के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं हिंदी 2024 कोड के लिए जो कि प्रिंटेड बुक मिलेगी, इसके लिए आपको देना होगा 259 रुपए की सहयोग धनराशि। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। तो पाठचर्या को हम पुनः वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम लोगों ने पाठचर्या में ले लिया था विराम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। पुस्तक परचेज करने के लिए आप लिंक का भी प्रयोग करिए, चाहे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन, ये यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित। काफी बार रिपीट होने वाला कथन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसका कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन देख लेते हैं हम लोग। अगला कथन है कि भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरे नहीं को काम। यह उक्ति किस विद्वान की है? भक्ति काल के कवियों को, भक्ति काल के कवि हुए हैं चर्चित कवि, जिन्होंने कहा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। इसकी पंक्तियां हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप लोग। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब। और भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरे नहीं को काम। यह किस विद्वान ने कहा? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्र की का कर्ता और गंगा के महात्म पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। यह कथन किस विद्वान का है? घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। और यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा, सही जवाब दिया है विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य के बारे में किसने कहा कि जो काव्य अनिवार्य नहीं है, वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? कुचना नंद दुलारे वाजपेयी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। यह कथन किसका है? जवाब में आपने बद्री नारायण भट्ट को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। अगला कथन है कि गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ये है। यह कथन किसका है? गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ये। यह कथन किसका है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, डॉक्टर
बच्चन सिंह को डॉक्टर बच्चन सिंह को राइट आंसर के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि सरस्वती में समसामयिकता के प्रति जो आग्रह है पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग है वह सरस्वती ने प्रकाशित गद्य में कहा। यह कथन इसका है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया किसको? डॉक्टर बच्चन सिंह को राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सही से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। यह कथन किस विद्वान का है? उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सही से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया। सियाराम शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको? राइट आंसर इसका भी है डॉक्टर बच्चन सिंह ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी के निर्माण का श्रेय है। यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर बच्चन सिंह चुना। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत दोहे के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रहस्यवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। यह कथन किसका है? उत्तर में आपने किसको चुना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया। राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि जहां तक काव्यात्मकता का संबंध है जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहां तहां काव्यात्मकता मिलती है पर योगियों में उनका नितांत अभाव है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना। राइट आंसर है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी कथा की प्रक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यह प्रक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। यह कथन किसका है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया। यह कथन किस विद्वान का है? और उत्तर में आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को। तो राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि पुरुष के लिए नारी कल्पना है परंतु नारी के लिए अनुभव अपने जीवन का जैसा चित्र वह हमें दे सकेगी
वैसा पुरुष बहुधा साधना के बाद भी शायद ही दे सके, यह कथन किसका है? तो जवाब में आपने किसको चुना? महादेवी वर्मा जी को बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। साथियों, प्रस्तुत पुस्तक का पीडीएफ अथवा प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखिए PDF 99, जिसके लिए सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024, और इसके लिए सहयोग धनराशि आपको देनी होगी 259 रुपए की। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, अन्यथा पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए। और देखिए, छायावाद व्यथा का सवेरा है और उसके प्रभावी गीतों में पर आंसुओं की नमी है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको? महादेवी वर्मा को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छायाभान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन इस विद्वान का है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी को, नंद दुलारी वाजपेयी जी को राइट आंसर है आपका। अगला कथन है कि सब धन लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर की तेज, यह कथन किसका है? सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर की तेज, यह कथन किसका है? जवाब में आपने प्रताप नारायण मिश्र जी को चुना, राइट आंसर है आपका। अगला कथन है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है हिंदी के रीति आचार निश्चित ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीति काल में अभाव हो, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर नगेंद्र को, तो राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि सूर्य की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य रूप दिया है। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य रूप दिया है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को चुना, राइट आंसर के साथ। वर्मा के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है, यह कथन किस विद्वान का है? महादेवी वर्मा के संदर्भ में। जवाब में आपने किसको चुना? उत्तर में आपने रमेश चंद्र शाह को चुन लिया।
सात। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखते हैं अगला कथन। और दूसरा कथन आपकी स्क्रीन पर कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षाओं का स्वस्थ मानववादी मानववाद पक्ष भी है। यह कथन वर्मा जी के संदर्भ में किस विद्वान का है? और महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन आपने विलास शर्मा का, रामविलास शर्मा। तो सही जवाब है आपका। देखते हैं अगला कथन। और तीसरा कथन है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। तो बढ़ते हैं साथियों पाठचर्या में आगे। लेकिन अगला कथन देखें उससे पूर्व एक सूचना आपके लिए कि जिस पुस्तक से इन कथनों को आप तक पहुंचाया जा रहा है, अगर इस पुस्तक का आप पीडीएफ अथवा प्रिंटेड रूप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें दिए गए उपयोग कर सकते हैं, अथवा 94 15 94 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको लिखना होगा PDF 99 और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा हिंदी 2024। अगर प्रिंटेड बुक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए अथवा व्हाट्सएप पर संपर्क करिए और देखिए पाठचर्या में आगे आगे क्या देखते हैं हम लोग कि फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे कबीर हिंदी में महाकवि हैं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? स्वरूप चतुर्वेदी जी को, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला कथन कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। अगला कथन है बच्चन सिंह का कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। और यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह वाली सीरीज में हम लोगों ने इन कथनों को देखा था। आगे देखते हैं कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है, तथा उसके अन्य प्रकार की कविताएं उस तथा अन्य प्रकार की जो कविताएं हैं वो क्या हैं? उसके सामने दब सी गई हैं। यह कथन रीतकाल के संदर्भ में किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? श्याम सुंदर दास जी को। श्याम सुंदर दास जी को सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन।
अगला कथन है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन हिंदी में रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन किसका है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। रामचंद्र शुक्ल जी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। कथन अगला कथन है देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीत काल में अप्रतिम है। यह कथन किस विद्वान का? देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीत काल में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीतकालीन कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन किस विद्वान का है? जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीत कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। यह कथन किसका है? प्रयोगवादी था शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। काफी रिपीटेड और बहुत ही आसान सा जवाब इसका होगा कि प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, सही जवाब के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। यह कथन किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को राइट आंसर। आगे प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने रघुवीर सहाय को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला कथन है कि प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन किसका है? जवाब आपने इसका किसको दिया? केसरी कुमार को, सही जवाब के
साथ हैं आप। अगला, धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। यह कथन किसका है? उत्तर में आपने किसको चुन लिया? अज्ञेय को। राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। यह कथन किसका है? जवाब में आपने मधुरेश को चुना। राइट आंसर है। आगे अगला कथन है कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज नहीं ग्राह्य है। और यह कथन किसका है? उत्तर में आपने हरिकृष्ण कौल जी को चुन लिया। हरिकृष्ण कौल को तो सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। जवाब में आपने मोहन राकेश को चुन लिया। मोहन राकेश राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया। राइट आंसर के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को सही जवाब के साथ में। अगला कथन कि रिपोर्टाज एक रिपोर्ट रिपोर्टाज एक रिपोर्ट है, लेकिन उसके साथ उसमें अपने परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ भावों और संवेदना के ज्वार भाटे की तरंगों में से एक सजीव अनुभव बन जाती है एवं पाठक को सवाक चित्रपट की भांति किंतु यथार्थ और विश्वस्त रूप में उनका अनुभव प्रदान करती है। यह कथन किसका है? जवाब विलन से यह शिवदान सिंह चौहान का कथन है। शिवदान सिंह चौहान का कथन है। अगला कथन, कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक ही साथ बहा दी है। यह कथन किसका है?
और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला कथन साथियों कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्त बांधी है, कहीं स्वामी या मालिक। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि कबीर की सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा संध्या भाषा की परंपरा में है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और साथियों पाठचर्या अब लेना चाहेंगे करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को लाया गया है, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करिए, अथवा आप 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको PDF 99 और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा हिंदी 2024। प्रिंटेड बुक के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी, वहीं पीडीएफ के लिए 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।